और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंस के विषय में। दोनों ही चीजें अगर सामान्य दृष्टि से देखी जाएं तो एक दूसरे से विपरीत दिखाई देती हैं। कम्युनिकेशन इज seems to be more vocal with sound, actions and all, and silence is something which is quite inactive, non-vocal. So ऊपर ऊपर अगर सुपरफिशियल दृष्टि से देखें, हम अगर सुपरफिशियली देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब हम इसके डीप में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये दोनों एक ही हैं। यानी साइलेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड sometimes it is more powerful than vocal communication. So हम लोग आज की इस चर्चा में इसी बात को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि साइलेंस की शक्ति क्या है, पावर क्या है, और उसको हम कब कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा परसों का डिस्कशन था कम्युनिकेशन को लेकर के, उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कुछ चीजें रखी थी जिनको हमें पुनर्विचार करना था। तो उस पर किस किसने काम किया है पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज की चर्चा को शुरू करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो उसको डिस्कस करते हुए हम कंक्लूड करके और फिर नई चर्चा को शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं लगता है कि इन दोनों में जो कनेक्ट है वो अगर आप फील करते हैं तो देन वी कैन डिस्कस दैट वे एज वेल। सो वट एवर यू लाइक। कनेक्शन तो है, डेफिनेटली चलेगा, वैसे भी कर सकते। जी जी, शुरू करें। हाँ जी, ध्रुव इज रेडी। नमस्ते पंडित जी, बाकी सब नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमने लास्ट वीक की जो वर्कशॉप थी, लास्ट सेशन जो हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, इस बारे में विचार करना था कि कुछ प्लेजेंट और जो स्पीकेबल ट्रूथ्स होते हैं वर्सेस अनप्लेजेंट ट्रूथ्स जो हमें कभी कभी कम्युनिकेट करते हैं, बात करने पड़ते हैं। आई थिंक दोनों को आई थिंक कम्युनिकेट करना एक आर्ट है अपने आप में, बिकॉज जब आप किसी को एक प्लेजेंट और प्लेजेंट ट्रूथ कन्वे करें, आई थिंक वो ऐसी चीज़ें जो वो सुनना चाहेंगे तो वो ऑब्वियसली ईजियर होता है। बट द रियल आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ जब आप जो चीज़ें मुश्किल हो उन्हें कह पाए। जैसे कि अगर आप एक सबॉर्डिनेट लेवल पर भी हैं पर आप नोटिस करते हैं कि कोई ऊपरी लेवल पर कुछ है जिसे चेंज होना चाहिए, तो बहुत लोग डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर वो अपना वॉइस रेस करें और अगर एक पॉइंट बनाए तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड है जो आर्ट स्कूल में, डिज़ाइन स्कूल में जाते हैं, और वो डिज़ाइन स्कूल वो बच्चों का वर्क शेयर कर रहा था, उनकी आर्ट को शेयर कर रहा था, पर उन्हें वो ड्यू क्रेडिट जो देना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और एक आर्टिस्ट के लिए वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना एफर्ट, मनी सब इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थिंक क्रेडिट उनके लिए रिकग्नाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे फ्रेंड ने सोशल मीडिया यूज़ करके उस स्कूल को अप्रोच किया और कहा कि उन फैकल्टी को अप्रोच करके कहा कि अगर हम इतनी मेहनत करें तो आपको हमें क्रेडिट भी देना चाहिए, वेयर इट्स ड्यू। और एक बात उन तक पहुंची, हेड्स तक, और उन्हें कहा कि वो इस बात पर गौर करेंगे और सोचेंगे इस बारे में। तो आई थिंक अगर वो करेज नहीं होता एक मुश्किल चीज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर जो बहुत लोगों का फ़ायदा होता है वो नहीं होता है। तो आई थिंक कभी कभी एक पर्सन को चार्ज लेकर बहुत लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ काम हो तो उसके लिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, जितना भी अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्ट ट्रूथ हो वो कम्युनिकेट करने के। तो ये मेरा विचार था पिछले सेशन के टॉपिक पर। थैंक यू। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
जी पंडित जी, आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरे हिसाब से मैंने जब इस पे गौर किया कि अनस्पीकेबल ट्रूथ्स बेसिकली होते क्या हैं, आपने उदाहरण दिया था जो जैसे अंधे को अंधा कहना, इट इज लाइक ऑफेंसिव। मुझे लगता है कि अनस्पीकेबल ट्रूथ्स उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है। और इसमें मुझे ध्यान आया डॉक्टरों का, जब उनको कोई ऐसी न्यूज शेयर करनी होती है या आपके बारे में, या किसी को सीरियस बीमारियां होती हैं जैसे कोविड है या लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर है, तो उनका रोल कितना डिफिकल्ट होता होगा व्हेन दे हैव टू टेल यू द ट्रूथ विच यू डोंट वांट टू हियर। कि कोई नहीं चाहेगा कि उसको कहा जाए कि आपके पास इतना ही टाइम है, या आप फोर्थ स्टेज पे हैं, या जो भी हैं। तो आई थिंक डॉक्टर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ an excellent communicator of unspeakable truths. तो that I could think of कि उनके लिए कितना difficult होगा। ऐसे और भी लोग होंगे, whether it is somebody who's having direct consumer interactions या service providers, जो हो सकता है आपको कई बार सीधा ब्लंटली बोल दें, बट कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी चीज की रिपेयर हो या कोई और काम हो, you want them to tell you that everything can be done, बट द फैक्ट में भी कि वो अगर आपका अप्लायंस नहीं रिपेयर हो सकता है, या आप आपकी कार रिपेयर नहीं हो सकती है, तो दैट टाइम ऑल्सो यू आर इन अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। कि आपको लगता है कि वो जो सामने वाला है वो कुछ गलत बोल रहा है, बट मे बी ही और शी इज गिविंग यू अ फैक्ट कि ये नहीं हो सकता है। तो आई थिंक अवर कम्युनिकेशन, हमारी जो हिस्ट्री है वो ये है कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे, या विच इज मोर पैलेटेबल, डेकोरेटेड ट्रूथ, मीठा मीठा जो बोला जाए। बट it is equally important that you hear the facts which may be also kadwa or disturbing. That's what I could do in this homework. हाँ गुड। जी पंडित जी। हाँ जी। जी जी। देखो, जो प्लेजेंट ट्रूथ्स हैं वो तो हर एक को सुनने अच्छे लगते हैं, और वो बोलना भी आसान होता है, सामने वाले तक आपका मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है, और डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स देयर एफिशिएंसी, वेदर इट इज योर सबऑर्डिनेट्स और हमारे घर काम करने वाले, या जो भी लोअर लेवल के लोग हैं जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, या जो लोग भी सबऑर्डिनेट्स हैं। प्लेजेंट ट्रूथ बोल के आपका बहुत अच्छा है। अनप्लेजेंट बोलना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही नहीं है। कुछ कहीं कहीं बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं उसको तुम ऐसा कर रहे हो की जगह हम करते हैं। अब मेरी सर्वेंट जो है ना, कभी कभी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अगले दिन मैं उसको कहती हूँ, अरे मौसी हमसे एक गलती हो गई यार, वो चीज तो बाहर ही रह गई, आटा बांधा तो वो तो बाहर ही रह गया। देन शी सेज, नहीं वो तो मेरी गलती है, मैंने बाहर रखा था। मैंने कहा नहीं, तुमने तो रखा, लेकिन मुझे भी तो ध्यान देना चाहिए था ना, मैं भी निकल गई बाहर। तो वो कहीं कहीं हम बोल के, या जैसे बड़ी लेवल के लोग हैं वो कहें कि चलो हमसे ये गलती हुई है, हमारे डिपार्टमेंट से ये गलती हुई है, लेट अस डू इट दिस वे, लेट अस डू इट दैट वे। तो बहुत फर्क पड़ता है, उससे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है आपके काम में हर जगह। और इसी प्रकार जब डॉक्टर्स को नेगेटिव बोलना होता है या अनप्लेजेंट ट्रूथ बोलना होता है कि तुम्हारे पास समय कम है, तो दे ऑल्सो ट्राई टू मेक इट प्लेजेंट बाय सेइंग दैट हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब लेट अस प्रे टू गॉड, बाकी तो भगवान के हाथ में है। तो समझने वाले समझ जाते हैं कि भाई शायद हमारे पास समय कम है, और डॉक्टर्स कहेंगे कि यस वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, तो हम समझ जाते हैं कि क्या बात है, कितना उसमें छुपा हुआ है। आई थिंक मैंने इतना ही सोचा। Very important, and that's a very good leadership skill as well. If you make a mistake collective, and if you respond to any mistake collectively, then it becomes lighter, and the person also realizes well. So it's a good leadership quality. बहुत अच्छा बताया आपने, very good. हाँ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते जी। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन पिछली बार मैंने मिस किया, लेकिन लेटर पार्ट जरूर से ज्वाइन कर पाया था फेसबुक पर। और निश्चित रूप से बाद में जो विचार शायद जो मैं शेयर करना चाह रहा था उसे मैंने लिख के भी शेयर किया और सबने देखा ही होगा।
कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो वर्कशॉप दिया वो भी अगर हम ऐसे देखें तो पहली जो बात याद आती है जो आपने भी कही वो ये है कि ट्रूथ इज अ ट्रूथ, you can't change it. So truth is a truth. Now how you present it, whether it is unspeakable or whether it is speakable, in the manner it is being presented can depend on two things. One, the person who is receiving it and the person who is telling it. The personality aspects comes in when you are studying. Like for example, there is no need to state obvious fact that ek langde ko bole ki tu langda hai. There is no need of spelling out obvious facts. But definitely when you make it when you focus more on issue and make it don't make it personal, then it becomes more easy for the people to grasp the truth because the personality is removed from that. So that is the aspect. In fact गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैंने अहमदाबाद आके सीखी कि वाघ ने ना कहवाए कि तारो मुंह गंदा है. That is a proverb in Gujarati which means that you cannot tell a lion that your mouth is smelly because the lion will eat you and tell you that now see the smell. So बहुत ही practical proverb when you say it is on the communication side is some people say मैं तो जाके बोल दूंगा, but then the wisdom says that वाघ ने ना कहवाए. So that is the proverb that comes in Gujarat. So we have to be very very careful and how it would be received. Once we judge that and then make it more palatable, I think that is the crux lies in the one's personality, wisdom and the character. So presenting or not presenting is a question on that. We will come back to the silence part later on. Thank you. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. नमस्ते, सॉरी मैं लास्ट टाइम का सेशन अटेंड नहीं करा और मैं बाद में देख भी नहीं पाई. मैं अभी थोड़ा जिस समझ आ रहा है, ऑब्वियसली जो आपने भेजा था मैंने पढ़ा था और जिस समझ आ रहा है कि व्हाट इट्स अबाउट. वन ऑफ द पॉइंट्स जो मुझे लगा, एटलीस्ट दैट वाज माय ये ऑफ इट वाज कि देयर आर सम थिंग्स जो हम कम्युनिकेशन में मुझे लगता है सम पीपल थ्रो अदर पीपल ऑफ बाय नोटिसिंग द ऑब्वियस एंड स्टेटिंग इट. फॉर एग्जांपल, अभी लॉकडाउन के बाद हम सबको मिलेंगे, someone would have lost hair, somebody would have put on weight, somebody to say it to people as because you just noticed it, but that is something that you don't need to spell it out. आपका कोई फायदा नहीं होने वाला ये स्टेट करके, सामने वाले को आप शायद हर्ट करोगे या नहीं करोगे. तो हर बार किसी को मिलके आपके वेट बढ़ गया है, आपके यू लुकिंग डिफरेंट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज ये क्यों पहना वो क्यों पहना, इज समथिंग जो अननेसेसरी कम्युनिकेशन. तो ये एक चीज है जो ये बेसिक फिल्टर मैंने देखा है बहुत लाइटली लिया जाता है जनरली. और बहुत सारे लोगों को आई नो पर्सनली जिनको हर्ट होता है, शायद कभी कभी मुझे भी हर्ट हुआ होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इनअप्रोप्रिएट थिंग टू से व्हेन यू आर मीटिंग समबडी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट्स को नोटिस कर सकते हैं. या सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच often is a communication faux pas जो बोलते हैं, जो लोग करते हैं pretty often. Silence को लेकर I think अभी I'm just grappling with the ये, but वो और एक I mean I just want to add to that subject कि जनरली मुझे लगता है हमारे घरों में चुप रहना is noticed as a sign of यार ये तो बहुत ही रिजर्व्ड है, बात ही नहीं करता है, या ऑफेंस जैसे लिया जाता है, जबकि इट इज एक्चुअली नॉट एन ऑफेंसिव थिंग. मैंने कितनी बार देखा है कभी 2 मिनट चुप रहता है तो घर के बड़े जनरली अरे इतना चुप क्यों बैठा है, यू कुड जस्ट बी इन हिज स्पेस थिंकिंग अबाउट समथिंग प्लेइंग, बट हमसे देखा नहीं जाता है बच्चे चुप रहे. इट्स लाइक सबका काम है किसी को एंटरटेन करना. तो वो एक चीज है जो जनरली आई थिंक साइलेंस को लोग बहुत अच्छा रिसीव नहीं करते हैं. सो इट बी ग्रेट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. I want to add something here. ख्याति ने जो कहा कि साइलेंस का देखो, साइलेंस जो है ना मेरे हिसाब से we can categorize in 3 different types. जैसे साइलेंस, अगर कभी कभी आप एग्री करते हो हर चीज के लिए तो आप चुप रहते हो, हर कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता. जैसे हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं, they definitely agree to what पंडित जी say, they definitely agree to what other people say, लेकिन वो express नहीं कर सकते. they understand totally, they agree with you,
तो वो एक साइलेंस होता है। एक होता है एंगर का साइलेंस, कि जब हमारे लोग जब नाराज हो जाते हैं तब वो चुप हो जाते हैं कई बार, है ना ख्याति? कई बार होता है कि आप एकदम शांत हो जाते हो, आई डोंट वांट टू टॉक, नाराज हो आप, तो आप चुप हो जाते हो। और दूसरा होता है कि रिजर्व टाइप, जो बिल्कुल रिजर्व रहते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है, जिसमें से ये एक है, ये देखो, ये देखो। ओके, आई थिंक साइलेंस का ये 3 टाइप मेरे को समझ आ रहा है। आई थिंक फ्रॉम व्हाट सुधा सेड एंड व्हाट ख्याति सेड, मुझे ऐसा लगता है कि साइलेंस का यूजेज जहां पर किया जाए, वेदर इट्स अ स्पीकर टॉकिंग एंड यूजिंग पॉजेज इन बिटवीन, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक मानी जाती है। कि जैसे कि आप फ्लो में बोलते जा रहे हो, आगे किसी को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, you make pauses which are calculated, it's very very calculated। आपको एक पंच ऐड करना है कोई लाइन के ऊपर, आप कुछ सोचते हो कि आपके पॉइंट को कैसे और एलैबोरेट करना है, आई कांटेक्ट बनाना है, तो लिंकिंग साइलेंस टू कम्युनिकेशन, इट इज एब्सोल्युटली पावरफुल टूल अगर सही तरीके से यूज किया जाए। तो it is not always that silence is because you had a fight with somebody, you're not talking, that is one way, you're very right, but how to use silence as a tool in communication, मुझे ये लगता है कि this is a skill, कि कब आपको शांत रहना है, कब कितनी देर का पॉज देना है, whether it is a 5-second pause or a 10-second pause, this is something which comes with practice, कि आपका ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आप रुकोगे। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पीचेस और फॉर लेक्चर्स और व्हाटएवर, आई एम श्योर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन से शब्द पे स्टॉप करना है, या आपको किसी का रिस्पॉन्ड लेना है, या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना है कि वेदर पीपल आर फॉलोइंग और नॉट। सो इट इज अ एब्सोल्युटली यूजफुल टूल, आई फील। मैंने खुद साइलेंस को काफी जगह यूज किया है, मुझे बहुत फायदा मिला इससे। rather than you keep talking, you are not listening anything, आपको थोड़ा अपने थॉट्स को जज करने का टाइम मिल जाता है। when you are actually using, you actually get a little breather also, कि आपको अगर एक लंबा सेशन लेना है या बात करनी है, unless you stop to listen what others are also feeling, I think वो बहुत जरूरी है। rather than एक मोनोलॉग हो रहा है कि एक ही जना बात किए जा रहा है without stopping, you actually get tired. I have experienced it. I have seen speakers who keep talking. They're not stopping only. There's no opportunity for somebody to either ask something or share something. So that is possibly the worst kind of communication. It is only it's not a dialogue, it's a monologue. So a dialogue will have silence because you have to listen sometimes, you have to say sometimes. So I think it's a very important tool and very effectively linked to communication. So let's listen to others. संजू बिल्कुल सही बोला आपने। और एक्चुअली बोलने के लिए भी आई थिंक साइलेंस बहुत जरूरी है। whether you are singing a song, you are singing a bhajan, you are giving a speech, you are telling a poetry, या कोई कविता आप बोल रहे हो, आपको बीच में रुकना ही होगा, अदरवाइज इट विल नॉट क्रिएट दैट इफेक्ट। डेफिनेटली आपको रुकना पड़ेगा हर चीज के बीच। बट इट्स लाइक दैट कि जब ख्याति ने एक पॉइंट बोला कि पीपल आर जजिंग यू और कमेंटिंग यूजलेस थिंग्स व्हिच दे इट्स नॉट ऑफ देयर बिजनेस बेसिकली, so that is possibly some people are accustomed to doing that, it's a bad habit. So I would say that they are being judgmental about you without your consent. So I don't think one has to criticize or be judgmental about anybody, it's one's own, और ये हमारी बिटिया है privilege. ख्याति, जो हमारी बिटिया है ना, आई हैव सीन कि वो खुद जो बोल रही है, शी अप्लाइज टोटली ऑन हरसेल्फ आल्सो। आई हैव नेवर सीन हर जजिंग एनीबॉडी, नेवर इन सो मेनी इयर्स। लव यू ख्याति। थैंक यू मासी। नो, आई थिंक मामा आप जो कह रहे हो वो जजमेंट से, मुझे लगता है इट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग्स, हमारी कंडीशनिंग है उस तरह से। बचपन से एवरीबॉडी थिंक्स इट्स ओके टू टॉक अबाउट, मतलब जो चीज नोटिस करे वो बोल देना है, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो एक हैबिट है, लाइक यू सेड। मतलब कभी कभी वो शायद कोई हमारे बहुत करीब के भी होंगे एंड दे डोंट मीन इट लाइक एन ऑफेंस, पर वो बस बोल देते हैं क्योंकि उनको आदत है, उनको लगता है कि तुम्हें बताना जरूरी है। बट आई थिंक हर एक को पता है उनके फ्लॉज क्या है और क्या नहीं है, हर बार टू नोटिस इट। एंड उसका पॉजिटिव भी है, ऑफ कोर्स। जब somebody फॉर एग्जांपल loses weight, you want everybody to tell you, which also means when you gain weight they are going to tell you, you know, so it's both ways। अगर पॉजिटिव कोई बार बार नोटिस करके बोल रहा है तो नेगेटिव भी बोलेगा, तो you have to accept neither in some way। साइलेंस में और एक चीज आई वांट टू ऐड इज, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत साल पहले कि रिलेशनशिप
is not about how much you talk to each other, it's about how beautiful your silences are held together. Matlab, two people can just be completely silent with each other and be extremely close as long as वो gap fill करने की constant कोई जरूरत नहीं है. आज से काफी साल पहले, I think 8-10 years पहले, I had gone on a trip to Rajasthan, all the places with my best friend, and we were there for 8-9 days. And after the 4th or 5th day, we had talked out. हमने बहुत बात कर ली थी. Then I remember एक पूरा दिन था, almost more than 24 hours, जहाँ हमने कुछ नहीं बोला एक दूसरे को. And till day we remember the quiet day. You know how wonderful it was that we could stay quiet the whole day in each other's company without struggling to talk or trying to raise conversations or all of that. So I think that itself is also quite. I remember that silence very well. I think the other extreme kind of silence is the Maun Vrat or even the Vipassana and all which we do, where you're not talking at all. So they say you have to be with yourself and you need not talk to anybody. So I think Maun being a very different kind of a meditative silence, वो एक अलग चीज है. I think that is something which is a privilege or something which is developed and of experts, कि आप कितना टाइम मौन रह सकते हो. एंड इट इज सजेस्टेड, आई एम श्योर आचार्य जी भी बताएंगे कि उसके बेनिफिट्स बहुत हैं. you possibly the bigger saints and so many जो ऋषिज थे, they used to be in मौन व्रत for possibly weeks together. So I have also heard that even Sadhguru also believes in some of these things. Yes. That is the power of silence and being in मौन for long time. So I think उसके भी कुछ therapeutic effect जरूर होंगे जो हम जानना चाहेंगे. Yeah. So one of my friends, or in fact two of them, have done one with Sadhguru के सेंटर पे कोयम्बतूर में, और एक ने यहाँ वो जो विपासना रहती है 7 दिन की, जहाँ you stay absolutely quiet. Both of them genuine. It's a very hard thing to do because the physical stress that it puts you in is a lot. But once you go through the ये जिनसे हो पाता है वो, they swear by it. She wants to do it every 3 years because apparently एक inner strength जो वो build करता है, you can take a lot of stress after that without क्योंकि कुछ change होता है तुम्हारे अंदर. I think हर ये experience of, like I know for a fact Gopi wants to do it. He's just finding a right opportunity to go. मुझे पता है I'm not ready for it yet, maybe in a few years. So it's obviously, I think, a very meditative, wonderful thing. Dhruv wants to say something. Once you experience that silence, there is no match to it. Because Vipassana, they say that it is Arya Moon. Not only moon, but the word is Arya Moon there. Intentional silence. So it is not that you are not talking to somebody. The guideline is you will not even try to avoid talking to yourself also, and will not talk even through the gestures. Like many people, you don't have to use your voice, they will talk with the sign language. So they says that not even with the sign language, because the idea is that when you spend time with yourself for 10 days, in fact, I have gone through a 10 days Vipassana program and it was marvelous. It was something phenomenal that you experience. And when you spend, so we have discussed two types of silence. One is what Sanjay ji mentioned, when you use it as a communication tool, like pause. Now pause, at least I don't consider as a silence, it is a part of communication process. But silence means definitely being quiet. Like what Khyati says, that one day she remembers. See, if you look at nature, how can you talk to nature? Suppose you are at a very cool lake, near a cool lake. How can you talk to lake in voice? You have to communicate only through the silence. Suppose you are in a mountain or you are at Himalaya, how can you communicate? You have to only communicate through silence, because nature always communicates you mostly through silence and through its power. So that two different aspects, what one we discuss. Now another part is, if you look at it, मैंने कहीं पढ़ा था कि silence and listen, silent and listen, both have got same alphabets. So if you take the alphabets, the listen and silence both have got the same alphabet. It means that both are one and the same of the two kinds. That when you want to listen to the silence or you want to listen to something bigger things, you have to put silence inside. And the more practice you silence, it is not necessary that you practice 24 hours of silence. Even 30 minutes of silence with yourself can do miracles. So this is where, I think we have to touch upon that aspect. The other aspect, all of us have practiced already.
the aspect of somebody is, getting angry, or somebody is getting more silence or reserve type. All that we have practiced in day-to-day life. But what intentional silence to just be quiet and be with ourselves, most of us have not practiced. And this is what one learned, because this Buddhist techniques of Vipassana is something phenomenal. And spending time with yourself for 10 days. And they say that if you spend 10 days, there is a drastic change happens and so many things get clarified. So that's what my submission on what Sanjay ji mentioned. Since Sanjay ji mentioned Vipassana, I just wanted to submit that. Thank you. Dhruv wants to say something. Dhruv? जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि words satisfy the mind but silence satisfies the soul. And I think हम अपने आप के लिए साइलेंट होना एक डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस है फॉर श्योर, बट जब हम वो किसी और के लिए कर सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ किस चीज़ के बारे में, और आई थिंक मैंने दक्ष के बारे में ये नोटिस किया है कि किसी और से नहीं, अगर मैं दक्ष से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ तो वो बहुत बिल्कुल शांत होके पहले पूरी प्रॉब्लम सुन लेगा, उसके बाद आई थिंक the most important gift that he can give me in that moment is the gift of silence. कि अपने आप के लिए अगर मुझे अपने आप शांति से बैठना है वो आसान है, पर किसी और के लिए जब वो कुछ शेयर कर रहे हैं शांति से सुन लेना is the biggest favor you can do for them at that. और तुम तो जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जब वो आपको सुनते हैं, आप शेयर कर रहे हो, आई थिंक इंस्टेड ऑफ कोई इंटरजेक्ट करता रहे, कोई आपको कुछ बोलता रहे, कभी कभी जब आपको वेंट करना हो, किसी और का साइलेंस कैन मीन अ लॉट टू यू. और जहाँ तक कि खुद के लिए साइलेंट होने की बात आती है, मैं बहुत बात करता हूँ घर पे, मेरे लिए शांत रहना बहुत मुश्किल है, सब मम्मा पापा को पता है, बट मैंने ये प्रैक्टिस किया है कि अगर मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मैं शांत बैठा हूँ कोने में, जैसे कि सबने कहा, सब सोचने लगेंगे क्या प्रॉब्लम है, शांत क्यों है इतना, तो मैंने प्रोडक्टिवली साइलेंट होना ट्राई किया है. मेरे लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगर मैं साइलेंट बैठा हूँ तो आई थिंक माई माइंड ड्रिफ्ट समटाइम्स. तो मैं ड्राइव करता हूँ सुबह और मैं पेंट करता हूँ, और जब मैं वो एक्टिविटीज़ करता हूँ मुझे साइलेंट होना ज़रूरी है ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, और वो एक बहुत फुलफिलिंग साइलेंस होता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कंफर्टिंग होता है कि मैं अपने आप से बैठ के थोड़ी देर बिना किसी से इंटरेक्ट करे अपने लिए टाइम क्रिएट कर पाता हूँ. तो आई थिंक मुझे बस ये दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ साइलेंस को कवर करना था, कि अगर कभी आप किसी और को द गिफ्ट ऑफ साइलेंस दे सके वर्सेस अपने आप को भी एज अ फेवर समटाइम्स साइलेंट रहना और किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना. आई थिंक वो दोनों एंगल्स मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. I think silence is also absence of noise. So, तो एक जो शोर जो होता है बेसिकली, वो भी जो आपको डिस्टर्ब करने वाला होता है, उससे भी अगर पीस मिले तो मैं उसको भी एक काइंड ऑफ ब्लेस साइलेंस फील करूंगा कि एक पेंडोमोनियम चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है, आई हैव अ लॉट ऑफ इरिटेशन टू नॉइज. सो मुझे वो भी एक पीसफुल साइलेंस लगेगा कि एकदम से अगर कुछ बाहर, एक्सेप्ट द नेचर, देयर इज नो अदर साउंड व्हिच इज कमिंग. So sometimes you need that kind of a peace also. So that's another thought I thought कि शांति एक silence which is also induced by the environment. जैसे कि भाई साहब ने कहा कि when you are in the mountains or with nature, you don't need to do anything. You just need to soak in the blessing or the peace which nature gives you. तो वो एक different kind of I would say solace या satisfaction है, यहाँ एक peace है. तो I feel absence of noise is also silence. बहुत अच्छा. राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? अनु भी बोल सकती है. She can also talk. Yes, I can talk. I am practicing silence. I am practicing silence at the moment. Same for Manju Bhabhi, नहीं हम सुन Vibha. रहे. Your silence we have listened so long. But Pandit ji, I will नहीं, हम say सुनना that चाहिए. silence is very powerful. अगर किसी से बहस हुई हो, किसी से झगड़ा हो रहा हो या हो गया हो और सामने वाला जवाब नहीं देता, तो बोलने वाला बहुत परेशान रहता है कि ये सामने वाला बोल क्या रहा है, सोच क्या रहा है, क्या बोलना चाहता है. वो दिन महीने तक भी सोचता रहेगा कि ये सामने वाले के दिमाग में क्या है, वो चुप क्यों बैठा हुआ है.
वो खटकता रहेगा उसके दिमाग में। तो साइलेंस इज वेरी पावरफुल। प्रैक्टिस करना बहुत आसान नहीं है, इट इज वेरी इजी टू से, बट मैं ये मानता हूं कि अगर सामने वाले ने कोई गलती करी है तो आई प्रिफर माई सेल्फ टू जस्ट पुट हिम देयर, कि उसको वही बता दो भैया तुम्हारी ये गलती है, ताकि वो आगे से ना करे। दोबारा वो गलती करे तो फिर हम लोग को साइलेंस हो जाना चाहिए, भैया जिससे बात नहीं करो, दूर हो जाओ। कि बोलने के बाद भी अगर वो नहीं समझ रहा तो इट इज बेटर दैट वी शुड कीप साइलेंस। तो आई डोंट गिव सेकंड चांस, आई थिंक वन चांस इज टू मोर देन इनफ। समझदार, हर कोई समझदार है, तो एक बार बोल दिया बस हो गया, दूसरी बार में साइलेंस हो जाना चाहिए, या वो हो जाए या हो जाए। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा। जिया, निपुण जी। Oh, Nipun is here today. हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मेरे को शायद इनिशियल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट अभी जो मैं 15-20 मिनट से सुन रहा था, ख्याति के पॉइंट से मैं बोलूं तो सबके पॉइंट पे कुछ मैं ऐड कर दूंगा। ख्याति के पॉइंट से अगर मैं कुछ बोलूं तो स्पेशली वो जो हम जिस कल्चरल सेटअप में हम हैं, कई बार वो चीज भी हमारे आड़े आ जाती है कि हम साइलेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा परसेप्शन ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी फैमिली की बात करें, बहुत ही क्लोज निट फैमिली है, बहुत क्लोज है हम लोग एक दूसरे से, तो और हमारी बचपन से आदत रही है एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करना, बताना एक दूसरे को, सारे भाई बहन हैं, सब है। कभी क्या हो जाता है कि अगर साइलेंट रह रहे हैं हम, होता है कभी कभी कि नहीं बताने का मन है या थोड़ी देर शांत रहने का मन है, थोड़ा ऑड लग जाता है सबको कि यार ये क्या हो गया, ये इतना चुप क्यों है। मैं अपनी बात करूं तो सबको पता है मुझे बोलने की बहुत आदत है, मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत घंटों तक बोल सकता हूँ, बट कभी कभी क्या हो जाता है आप खुद से भी थक जाते हो कि इतना बोल बोल के, इतना लोगों से बात कर करके भी आप खुद थक जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार, अभी थोड़ी देर शांत रह लेते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, बट क्योंकि वो हमारी प्रकृति नहीं रही है तो बाकी लोग उसे उस तरह से समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बात, मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, मैं तो अकेले निकल जाता हूँ पहाड़ों पे भी, इधर भी उधर भी, सोलो ट्रिप पे। तो मैं ये चीज, जब से मैंने वो चीज शुरू की है, तब से मैं साइलेंस का महत्व शायद बहुत ज्यादा समझ पाया हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे विवेक अंकल ने बोला कि आप पहाड़ों में जा रहे हो, नेचर के बीच में जा रहे हो, इतनी सुंदरता है, इतना अच्छा वहां पे माहौल है, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ बोलने का, आप शांत रहोगे, यू विल बी साइलेंट एंड यू विल जस्ट एब्जॉर्ब द पॉजिटिविटी एंड द ब्यूटी एंड एवरीथिंग। और वही चीज हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां हमें हर बार हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ सुन लो और फिर आप अपना टाइम लो, फिर बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारी सोसाइटी भी इस चीज को समझे कि साइलेंस बुरी बात नहीं है, साइलेंस कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। एंड कमिंग टू माय फाइनल पॉइंट, कि साइलेंस मेरे लिए एक तरह का फोकस और अप्रिसिएशन का जरिया है। अगर आप शांत रहोगे तो शायद आप चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाओगे और बिना सोचे समझे कुछ ना बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। अगर आप शांत हो, आप उस चीज पे पूरा ध्यान लगा पा रहे हो कि क्या हुआ है, सोचोगे, फिर जवाब दोगे। तो बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों का महत्व समझने के लिए आपको खुद थोड़ा शांतता रखनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, रादर देन के किसी ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ और बोल दिया, भले वो अच्छे वे में हो, मजाक में हो, गुस्से में हो, ईर्ष्यता से हो, किससे भी हो, लेकिन अगर आप शांत हो तो आप हर चीज को ध्यान दे पाओगे, सोच पाओगे, समझ पाओगे और फिर अपनी टिप्पणी दे पाओगे। तो आई थिंक शांत रहना आपको बेहतर फोकस करने में हेल्प कर सकता है और चीजों को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो शांत रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट कहाँ शांत रहना है, कहाँ नहीं रहना है, वो तो आपको खुद की समझ के ऊपर ही देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हाँ जी, हमारे खिलाड़ी को चैन नहीं पड़ रहा है, वो बेड पे आ जाता है बार बार मेरे पास। चलो नीचे जाओ। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत लोगों का ऐसे दिन हेक्टिक हो जाता है बहुत, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा पीस चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है, इसलिए साइलेंस बहुत जरूरी है ताकि आपके माइंड काम हो जाए एकदम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, सो आज हमने साइलेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया और कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके। अभी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं। दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन। एडिसन का नाम हम सबने सुना है, और एडिसन जब छोटे थे तो बहुत शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता नहीं था। तो स्कूल से एक दिन उनको लेटर दिया गया कि ये अपने मदर को दे देना जाकर के। ये गए घर पे, जाकर के लेटर इन्होंने अपनी मदर को दे दिया, और उस लेटर को इनकी मदर ने पढ़ा और वो शांत हो गई। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या लिखा है इस लेटर में, मेरी कंप्लेंट है या मेरे बारे में कुछ लिखा है, क्या है? तो उनकी माँ ने कहा कि देखो, अभी आपके टीचर ने ये लिख के भेजा है कि ये स्कूल आपके लायक नहीं है, आप जितने प्रतिभावान हो उसके हिसाब से आपको किसी ज्यादा अच्छे स्कूल की जरूरत है, और अब हम आपको वहां पर एडमिट कराएंगे। वैसा ही किया गया, उनको उस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में एडमिट करा दिया गया। वक्त बीता, एडिसन की माँ गुजर गई, एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। एक दिन ऐसे ही अपने रूम में बैठे हुए थे और ड्रॉअर देख रहे थे, तो ड्रॉअर में वो लेटर मिल गया उनको पड़ा हुआ। और वो लेटर पड़ा मिल गया, बहुत पुराना लेटर था, तो खोल करके देखा कि चलो स्कूल के दिनों का लेटर था, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एंड व्हेन ही ओपन्ड दैट लेटर ही वाज सरप्राइज्ड टू नो, उसमें लिखा हुआ था, आपका लड़का एकदम नालायक है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, हम इसको एक दिन भी अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसका हम यहाँ से रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। जब ये लेटर पढ़ा एडिसन ने, तो वो रोने लगे, मतलब बहुत भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, और अपनी माँ को उन्होंने याद किया। ये कम्युनिकेशन है, कहां से कौन सी बात आ रही है और उसको आगे कैसे कन्वे किया जा रहा है। दिस इज अ ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, आई कैन से। कि एक इतनी नेगेटिव बात जो आई, उसको पूरी की पूरी बात को एकदम दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, और उसका पॉजिटिव साइड हमको देखने को मिला। इतना बड़ा वैज्ञानिक इस दुनिया को मिला। ये भी हो सकता था कि ऐसा लेटर आया, उसकी माँ चाहती तो स्कूल जाती, थोड़ा रिक्वेस्ट करती, एडिसन को 2-3 थप्पड़ लगाती, जैसा नॉर्मल केसेस में होता है कि तेरी हर दिन शिकायत आती रहती है, ऐसा होता रहता है, वैसा होता रहता है। तो शायद एडिसन कुछ बन जाते, लेकिन जो एडिसन बने वो शायद न बन पाते। सो ये कम्युनिकेशन, कहने का मतलब ये है कि हम कौन सी चीज को किस रूप में प्रस्तुत करें। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी तक, यानी 2014 से पहले तक, सारे ट्रेन्स, सारे बसेस या जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा रहता था विकलांगों के लिए। मोदी जी ने आकर के एक नया शब्द दिया, उन्होंने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। अभी इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं हो गया। जो इस आदमी का पैर खराब, उसका पैर खराब रहा, जिसकी आंख खराब थी उसका आंख खराब रहा, जिसका हाथ खराब था उसका हाथ खराब था, कुछ भी ठीक नहीं हुआ इससे। लेकिन एक
वर्ड चेंज हो जाने से जिन लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम है उनको बहुत फर्क पड़ा। सो दिस इज कम्युनिकेशन। अब एक वर्ड को चेंज कर दिया गया है और उस वर्ड के साथ जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी थॉट प्रोसेस थी, वो पूरी की पूरी जिसे बोलते हैं टर्न अराउंड हो गया। अभी people with special abilities, not disabilities, what we say now, with special abilities, they are also with some abilities, they are not with all disabilities, so let us say special abilities, specially able, not disabled, ये कम्युनिकेशन। तो इन चीजों से हमको ये पता चलता है कि सही चीज को सही तरीके से कहा जाना। आप किसी अंधे को अंधा कह भी देंगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, न उसकी आंखें ज्यादा खराब हो जाएंगी और न उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। जो बात भाई साहब ने कही, संजय भाई साहब ने, कि कई बार हमको बहुत सख्त कठोर सच भी बोलने पड़ते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स को ऐसे सच बोलने पड़ते हैं। तो इसके बारे में हमने परसों भी डिस्कस किया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं, हैपनिंग है, जिनका अभी कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ हिस्सा होने वाला है, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी बिल्कुल नहीं हुई हैं, उनको संभाला जा सकता है। ऐसी चीजों के बारे में बोलना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, बोला ही जाना चाहिए। वो चाहे प्लेजेंट हो नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनको बोला ही। जैसे कोई बच्चा बिगड़ रहा है, गलत संगति में जा रहा है, उसे बुरा लगेगा। आप जब उसको कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका फोकस कहीं और है, डाइवर्ट हो रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर अपनी हैबिट्स के कारण से बीमार हो रहा है और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, तो कई बार आपको थोड़ा जो सच है उस सच को भी और ज्यादा भयानक बना करके, और ज्यादा अनप्लेजेंट बना करके कहना पड़ेगा। एंड डॉक्टर्स डू दैट, टीचर्स डू दैट, पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट। अगर बच्चा कहीं फोकस नहीं कर रहा है एंड दे थिंक कि भाई ये इसका फोकस लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, देन समटाइम्स दे गो अप टू दैट लिमिट कि जो शायद आने वाली नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उस लिमिट तक जाकर के एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई कल को हो सकता है तेरे को किसी ऑफिस में पियोन की नौकरी करनी पड़े, पड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, आगे कंपटीशन इतना बढ़ता है, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, बिजनेस नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, उधर तक भी जाना पड़ता है। डॉक्टर्स भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई आपका लिवर भी खराब हो जाएगा, किडनी भी खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा अगर आपने ये बंद नहीं किया, तो आपने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमने परसों डिस्कस की थी, कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, और सबसे जरूरी बात कि जो कुछ भी कहा जाना है उसमें किसी का भी अहित छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं कमलेश जी शास्त्री, वो जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साइलेंस भी धर्म के साथ में जुड़ा होना चाहिए। आप ऐसी चीजों पर चुप हो जाएं जिनको बोलने से कुछ बुरा होने से बचा जा सकता था, वहां पर अगर आप साइलेंट हो जाएं तो ये अधर्म हो गया। तो वहां पर आपको बोलना है, वो कम्युनिकेशन है। और जो विवेक भाई साहब ने बात कही कि आप जब नेचर के साथ होते हैं, तो नेचर का लैंग्वेज क्या है? ये जितने भी लैंग्वेज हम बोलते हैं ये तो आर्टिफिशियल है। नेचर का लैंग्वेज क्या है? तो जो मैंने उस दिन एक शेर आपको सुनाया था, गुलजार साहब का लिखा हुआ, कि बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। और साइलेंस को हम अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो साइलेंस का मतलब चुप होना नहीं है, साइलेंस का मतलब है शांत होना, और शांत का मतलब है व्यवस्थित होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, कंट्रोल्ड होना।
तो जब हम साइलेंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू बी मोर बैलेंस्ड, वी आर ट्राइंग टू बी मोर कमांडिंग, एंड वी आर ट्राइंग टू बी मोर कनेक्टेड। अगर आपको कनेक्ट होना है, बैलेंस्ड होना है, कमांडिंग होना है, तो आपको साइलेंट होना पड़ेगा। और ये कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी विधा है। तो आज हम सब लोगों ने जो भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार इसके हमने डिस्कस किए। जो एक बात सुधा दीदी ने कही कि साइलेंस के 3 टाइप उन्होंने जो बताए, गुस्से की वजह से चुप हो जाना, या शर्माने की वजह से बीइंग शाई, या फिर स्ट्रेटेजिकली पर्पसली कि मैं चुप ही रहूंगा, मैंने डिसाइड किया कि मैं चुप रहूंगा, नहीं बोलता। तो ये और बहुत सारे प्रकार हैं। राजेश जी ने जो कहा कि अगर कोई बार बार समझाने से भी नहीं मानता तो चुप हो जाइए, तो वो भी एक प्रकार का साइलेंस है और बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम साइलेंस एज अ होल जब हम पकड़ते हैं, तो साइलेंस इज अबाउट कम्युनिकेटिंग। आप चुप थे तो आप चुप थे, आपने चुप रह करके वो सब कुछ कह दिया जो आप बोल करके नहीं कह सकते थे उस समय। इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग। चुप रहना, शांत रहना, ये कई बार ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन कर देता है और ज्यादा तरीके से कर देता है। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सामने वाला कितना बोले, आप 2 लोग बैठे हुए हैं और तीसरे को आप कुछ बता रहे हैं, आप 2 लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, उसको आप बता रहे हैं। लेट्स से अबाउट प्रोडक्ट, आपके कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपके साथ वाला जो व्यक्ति सामने वाले को बता रहा है, कई बार आप उसको क्लाइंट के सामने ये नहीं कह सकते कि भाई बस इससे ज्यादा मत बताना। तो उस समय पे आप क्या करोगे? यू बी क्वाइट। और जैसे ही आप चुप होते हैं, आपके साथ वाला व्यक्ति तुरंत अलर्ट हो जाता है कि नाउ आई ऑल्सो नीड टू बी क्वाइट। ये एक टूल है, इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हम साइलेंस की बात कर रहे हैं आज अपने परिप्रेक्ष्य में, तो वहां पर साइलेंस का मतलब है शांतता। और शांतता बहुत आवश्यक है इस दृष्टि से कि अगर हम बाहर के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, मुझे बतलाइए, हमें अपने हाथ को उठाने के लिए इससे कहना पड़ता है भाई उठ जा, बंद करने के लिए मुट्ठी कहना पड़ता है बंद हो जा? नहीं। क्यों नहीं कहना पड़ रहा? क्यों नहीं कहना पड़ रहा? हम बाहर वाले से काम ले रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो हमको बोलना पड़ रहा है। लेकिन अपने शरीर से हम काम ले रहे हैं तो हमको बोलना नहीं पड़ रहा। इस पर हम विचार करें, क्यों नहीं ऐसा करना पड़ता? अपने शरीर को हमें बोल करके इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं देने पड़ते? तो इसका कारण है कि हम हमारे शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। और जब हम किसी सिस्टम के साथ में या नेचर के साथ में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड हमारा जब स्ट्रांग हो जाता है, उस समय हमको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी चीज, शब्द एक बाहर की चीज है, सुपरफिशियल चीज है, और साइलेंस डीप है, बहुत अंदरूनी है, अंदर तक लेकर के जाने वाला है। तो जब हम अपनी अंदर की यात्रा में होते हैं, यानी अपने आप को जब हम इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को जब हम संवारना सजाना चाहते हैं, या अपने आप को जब हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो टूल होता है वो कम्युनिकेशन नहीं है, उसके लिए टूल हमारा वर्ड्स नहीं है। उसके लिए जो हमारा कम्युनिकेशन टूल है वो क्या है? साइलेंस। और वो साइलेंस हमको वो सब कुछ देता है
वो सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी देता है जिन चीजों को हम बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बोलते रहिए, आप कभी अपने साथ नहीं जुड़ेंगे, आप मेडिटेट नहीं कर सकते, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते until unless you keep quiet, you be silent। तो साइलेंस एज अ होल बहुत बड़ी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। लाइक कम्युनिकेशन, दिस ऑल्सो कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस 35 मिनट्स, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम साइलेंस को कैसे अपने जीवन में लेकर के आए। तो इसके 2-3 तरीके हैं सामान्य, उनको हम अपनाएंगे तो ये साइलेंस हमारे लिए एक टूल बन जाएगा। क्योंकि जैसे ध्रुव ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि वर्ड्स जो है वो हमारे माइंड को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन साइलेंस हमारे सोल को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम सोल के लेवल तक जाकर के, आत्मिक स्तर तक जाकर के उन्नति करना चाहते हैं, आत्मोन्नति करना चाहते हैं, तो वहां पर हमको शांत होने की आवश्यकता पड़ेगी। अब शांत होने से पहले हम अशांत को समझ लें। अशांत होने का मतलब है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, बीइंग डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब आप मन के लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रैक्ट आप इंद्रियों के लेवल पर होते हैं। यानी आप अगर किसी चीज में फोकस कर रहे थे और अचानक साइड में कोई दृश्य आ गया, कोई चीज आ गई, कोई वस्तु आ गई और आपकी दृष्टि उधर चली गई, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आप मन में बड़े प्रसन्न थे और उस समय में कोई दुखद घटना आ गई, तो यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड, अशांति। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं। और उनको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस में क्या बतलाया था हमने पिछली बार आपको, हमारे जो यम और नियम है, दिस इज अ डीप फिलोसफी। डीप फिलोसफी, योग का मतलब, आप अगर योग शास्त्र को पढ़े हों तो योग शास्त्र में जो अंतिम पद है वो कैवल्य पाद कहलाता है। कैवल्य पाद 4 चैप्टर हैं। पहला समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और चौथा कैवल्य पाद है। और कैवल्य पाद में जाकर के अंत जहां पर ऋषि करते हैं वहां पर कैवल्य की प्राप्ति करा देते हैं। कैवल्य मतलब, मैंने पहले भी कहा था, ओनलीनेस। हम अपने आप को पालें, और अपने आप को पाने की शुरुआत कहां से होती है कि हमारे जो बाहरी दोष हैं पहले हम उनको दूर करें यम और नियम के माध्यम से। तो जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनकी जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो क्यों करते हैं, वो हम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो अब इसमें पावर कहां से आती है, इस टूल में, इस टूल को पावरफुल बनाने वाली स्ट्रेटेजी क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहला जो टूल है वो है अहिंसा। और अहिंसा का अर्थ करते हुए ऋषि पतंजलि क्या लिखते हैं, वैर त्याग। आपका किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं रहे, आपको किसी के साथ में कोई वैर न रहे, ये क्या है, अहिंसा है। अब आप देखिए, वैर त्याग में और जिस अहिंसा का रूप आज प्रस्तुत किया जाता है उसमें फर्क है। वैर त्याग का मतलब है आई विल नॉट इनिशिएट, बट वैर त्याग का मतलब ये नहीं है आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। और आज जिस अहिंसा की बात पट्टी हमें पढ़ाई जाती है वो गलत है। वो कहते हैं डोंट रिस्पॉन्ड, ऐसा नहीं है। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है डोंट रिस्पॉन्ड। मैं अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को परेशान न करूं, न उसको कठोर शब्द बोलूं, न उसके लिए कोई हानिकारक कार्य करूं, न उसको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाऊं। इसका मतलब है वैर त्याग। मैंने अपनी तरफ से सबके लिए अपने मन से वैर हटा दिया। मेरे ऊपर सांप ने हमला किया, अपनी रक्षा के लिए मैंने उसे डंडा मार के हटा दिया, ये हिंसा नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ करके, मुझे पता चल गया है कि सांप अपने बिल में वहां रहता है और मैं जाकर के उसको बिल के अंदर से निकाल करके मार रहा हूं, ये हिंसा है। अपने शौक के लिए मैं किन्हीं प्राणियों को काट करके खा रहा हूं, ये हिंसा है। अपने शौक के लिए मैं जंगल में रहने वाले प्राणियों को जाकर के गोली से मारता हूं और उनको
मार करके अपने घर में अपना अपना पराक्रम, अपनी वीरता दिखाने के लिए उनको टांग देता हूं, हिंसा। या किन्हीं लोगों से जबरदस्ती अपनी मान्यताओं को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए अगर मैं उनको प्रेशराइज करता हूं और उसके लिए उनको मारता पीटता हूं या उनके साथ में हिंसा कर, मतलब उनको अगर किसी तरीके से, जैसे आजकल आतंकवाद आदि होता है, वो करता हूं, तो ये हिंसा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आपको अगर व्यवस्थित होना है, शांत होना है, तो आपको सबसे पहले अपने मन से वैर हटाना पड़ेगा। और जब आप अपने मन से वैर हटा देंगे तो फिर दूसरी चीज आपके अंदर आ जाएगी, आप किसी परिस्थिति विशेष में झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। और असत्य बोलने के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है, हम लोगों ने असत्य के समय पे सत्य असत्य की बात जब हम कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था, वो होता है भय, किसी भी चीज का भय। तो आप देखिए कमाल की बात कि अहिंसा का जो लाभ है वो भय की समाप्ति है। अहिंसा से होने वाला जो लाभ है, अहिंसा से आपको क्या मिलेगा अहिंसा का पालन करने से? तो अहिंसा का पालन करने से आपको भय मुक्ति मिलती है, आपका भय समाप्त हो जाता है। जब भय समाप्त हो गया तो फिर आपको असत्य बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो आप सत्य को प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप सत्य को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप किसी दूसरे की चीज को बिना बताए ले ही नहीं पाएंगे। आपने अगर किसी की चीज उठाई और आपसे पूछा गया भाई किसने ली है, तो आप तुरंत बता देंगे, आप झूठ तो बोल नहीं रहे, अब तो आप सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हो तो आप बता दोगे हाँ जी मैंने ली थी, तो फिर वो चोरी नहीं रही। आपने जिसकी चीज ली थी उसको अगर बता दिया कि मैंने आपकी चीज ली है, या उससे पूछ लिया कि मैं आपकी चीज ले लूं क्या, तो फिर वो चोरी नहीं रही। चोरी का मतलब क्या बतलाया, अस्तेय का मतलब क्या बतलाया कि किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति या बिना उसकी सूचना के ले लेना, ये चोरी कहलाता है। वस्तुएं तो हम सारे के सारे संसार में लेते ही है ना, कोई भी चीज हम साथ में लेके तो आते नहीं है, सब कुछ हमने यहीं से लिया है। लेकिन जिसके पोजेशन में वो था, उसके पोजेशन में हमने उस वस्तु को लेते समय अगर उसकी अनुमति ले ली है, उसको सूचित कर दिया है कि भाई ये चीज हम ले रहे हैं, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज थेफ्ट। इट विल बी कि आपने उसको बोरो कर लिया, आपने उसको ले लिया या उसने परचेज कर लिया। अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपने नियमों का ठीक ठीक तरीके से पालन करना। तो जब आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी वाणी आपके वश में है, तब आप उसके नियमों को पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और जब आपको ये पता चल गया कि भाई मुझे किसी से झूठ बोलना नहीं है, मुझे किसी को सताना है नहीं, मुझे किसी पर रौब झाड़ना है नहीं, मुझे किसी की चोरी करनी है नहीं, मुझे अपने शरीर के नियम भर का पालन करना है, उतने के लिए मुझे जो चाहिए वो मैं रखूं, और बाकी चीजें मैं क्यों रखूं बिना बात के, उनको फिर इकट्ठा करता रहूं, फिर उन्हें संभालता रहूं। तो अपरिग्रह की भावना, अपरिग्रह का कमांड आपके अंदर आ जाए। इसी प्रकार से पवित्रता, जब आप पवित्रता की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पवित्र हो, सब कुछ अपवित्र है। आप 2 दिन न नहाए फिर देखें आप, ये सुगंधित शरीर कितना बढ़िया सुगंधित दिखाई देता है। तो पवित्रता से आपको अपने मलों का आभास होता है, अपनी गंदगी का आभास होता है, और फिर आप उससे डिटैच होना शुरू होते हैं। और जब आप इससे डिटैच होना शुरू करते हैं, तब आपको जो कुछ भी मिलता है अपने जीवन में पुरुषार्थ करके, उसमें आप संतुष्ट होते हैं, तो उसका नाम है संतोष। और जब आप अपने ही किए हुए पर प्रसन्न रहते हैं, तो फिर उसके लिए आप मेहनत करते हैं। अगर आपको बढ़ाना है, जो आपको मिला है उसमें अगर आपको वृद्धि करनी है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। उसको कहा गया तप। और तप करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आप अगर नई चीजों को सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उसका नाम है स्वाध्याय। स्किल में 2 तरह की चीजें रखी गई। पहला तो ज्ञान को बढ़ाना पुस्तकों के माध्यम से, वेदादि शास्त्रों के माध्यम से। दूसरा प्रणव का जाप यानी परमात्मा का ध्यान करना। ये 2 चीजें स्वाध्याय के अंतर्गत रखी गई। और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, क्योंकि अब आपको ये पता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है या जो कुछ भी मैं प्राप्त कर रहा हूं, वो ईश्वर की व्यवस्था के कारण से है, तो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ये कहलाता है ईश्वर प्रणिधान।
और इससे हम जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस है वो इस तरीके से ड्राइव होता है कि हमें फिर किसी भी प्रकार के जो जिसे कहना चाहिए डिस्टर्बेंसेस हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर पाते। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। रामायण जिन लोगों ने पढ़ी, देखी या सुनी है वो सब जानते हैं कि रामचंद्र जी जब 16 वर्ष के हुए तो उस समय में विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी उनको अपने साथ में लेके चले गए जंगल में। दशरथ जी ने मना भी किया कि भाई नहीं, लेकिन वो लेके गए और लेकर के जाकर के उन्होंने वहां पर उनसे एक और जहां यज्ञ की रक्षा कराई, वहीं पर उनको बहुत सारी शक्तियां दी, तो बहुत शक्तिशाली हो गए और उनके पास में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र आ गए विश्वामित्र जी के सानिध्य में कि जिनसे वो विश्व विजय प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद में विवाह होने के बाद जब वो घर आ गए, 12 वर्ष लगभग समय उन्होंने बिताया। महाराज दशरथ उस समय ठीक थे, स्वस्थ थे, तो राज्य का जो वही देखते थे, युवराज बना दिया गया था रामचंद्र जी को। और जब उनका राज्याभिषेक करने का समय आया, उस समय में कैकेयी ने जो कुछ भी किया आप सबको मालूम है। तो वहां पर रामचंद्र जी कहते हैं कि अभिषेक के लिए जब मुझे कहा गया और वन जाने के लिए जब कहा गया तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मुझे राजा जब बनाया जा रहा था तब भी मैं जानता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ रही है, और जब मुझे जंगल भेजा जा रहा था तब भी मैं समझ रहा था कि मुझे जिम्मेदारी निभाने के लिए जंगल जाना है। तो दोनों ही स्थितियों में क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य का आभास था, इसलिए मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं आया, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। ये स्थिति होती है जब हम यम और नियम की प्रैक्टिस करते हैं, चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाते, और इसको कहते हैं शांत होना, स्थित प्रज्ञ होना। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब क्या होता है कि नोबडी एंड नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। आप अपने कंट्रोल में होते हैं, आपका मन, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका प्राण आपके कंट्रोल में जब होता है तब आप स्वतंत्र होते हैं, तब आप स्थित प्रज्ञ होते हैं, तभी आप वास्तव में सुखी भी होते हैं। उसके बिना तो आपको हर चीज डिस्टर्ब कर सकती है, हर चीज आपको दुखी कर सकती है। तो हमें अपने जीवन में साइलेंस को, शांतता को प्रैक्टिस करने के लिए वो जिन चीजों पर टिकी है उनको लाना पड़ेगा, और जब हम उनको लेकर के आएंगे तब हम वास्तव में शांति का जो आनंद है उसको अनुभव कर पाएंगे। चुप होना, मैं फिर इस बात को रिपीट कर देता हूं, चुप होना शांत होना नहीं है। चुप होना वास्तव में एक कमजोरी है, और जिस बात को ख्याति जी कह रही थी या निपुण जी कह रहे थे, इट इज नॉट वेल एक्सेप्टेड इन अवर सोसाइटी और अमंग अवर रिलेटिव्स। इफ समवन इज कीपिंग क्वाइट देन एवरीबडी इज वरीड अबाउट। क्यों? क्योंकि वो उनका नेचर नहीं है। लेकिन जब आप स्वभाव से शांत होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उस समय आपकी शांतता को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। तो आपका जो शांत होना है वो शांत आपके स्वभाव के स्तर पर होना है। स्वभाव तो आपका बोलने वालने का है, और आप किसी दिन एकदम शांत बैठे तो फिर निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं हर दिन ऑफिस में जब भी होता हूं या घर में भी जब होता हूं तो मेरे बोलने के घंटे फिक्स हैं। तो या तो मैं जब क्लास ले रहा होता हूं या भाषण दे रहा होता हूं तब बोलता हूं, या फिर थोड़ा बहुत जो हमें बच्चों से अपना कम्युनिकेट करना तब बोलता हूँ। बाकी मैक्सिमम टाइम जब हमें आवश्यकता नहीं, जैसे प्रीति ज्यादातर घर के काम में या अपने और कामों में होती हैं, पढ़ाई लिखाई में होती हैं, बच्चों को पढ़ाने में होती हैं, बच्चे अपने पढ़ने में, खेलने कूदने में होते हैं, तो मेरा वो जो ज्यादातर समय है वो शांतता में बीतता है। और इसलिए ऑफिस में भी यही होता है, मैं अननेसेसरी गॉसिप्स और ये वो सब करता नहीं। तो लोग मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आप इतने शांत क्यों, सब जानते हैं कि मैं बहुत आई एम ए मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। जो लोग ये नहीं जानते कि मैं इतना बोलता हूं
वो लोग यही समझते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मैं, हाँ, इस बात में मुझे अपना पूरा कंट्रोल है कि मुझे कभी न बोलने के कारण बेचैनी नहीं होती। जैसे लोग होते हैं कि अब मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ नहीं तो फोन उठा के ही करना शुरू कर दिया, मुझे ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरी बात, बहुत जल्दी मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ या मैं कुछ स्पेशल पोजीशन में हूँ, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, मैंने खुद ही अनुभव किया है कि आपको बहुत जल्दी चीजें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। तो इसलिए हम अगर शांत होना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं और साइलेंस को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करना सीखना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होगी वही सुबह वाले 1 घंटे के सेशन से, जो हम अपने साथ में बिताएंगे। जितना जितना हम अपने आप से बातचीत करेंगे, जितना जितना हम अपने मन में विचार करेंगे और जितना जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करने का खुद प्रयास करेंगे, उतना उतना ही हम इन चीजों को ठीक प्रकार से अपना करके एंजॉय कर पाएंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आइडियाज जो है व्यक्ति के मन में सुबह सुबह आते हैं, दुनिया भर के। या तो वो सुबह के स्वप्न में आएंगे, और या फिर वो आपको सुबह सुबह आएंगे जब आप एकदम जागे होंगे, सो करके उठे होंगे, उसके आधे 1 घंटे के अंदर। वो ऐसा समय है जिसमें आप चीजों को रियलाइज करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे, आपका माइंड सबसे ज्यादा शांत होता है उस टाइम पे। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, विरोधाभास है, लेकिन ये एक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रेन का एक्टिव होना और माइंड का शांत होना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, इधर उधर भाग रहा है, और ब्रेन उस समय में थका हुआ है, आपको नए आइडियाज नहीं आएंगे। सो द टूल इज कि ब्रेन आपका एक्टिव होना चाहिए और माइंड उस समय पे शांत होना चाहिए। तो वो कौन सा समय होता है? वो सुबह का समय होता है, जब आपके दिन भर की चीजों से आप डिस्टर्ब होकर के शाम को अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन रात्रि भर में जब आप बाकी सब चीजों से डिटैच्ड हैं, उन चीजों में जब आप जुड़े हुए नहीं है, तो उस समय में आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। और उस शांत हुए मन से और एक्टिव हुए ब्रेन से, क्योंकि थकान मिट चुकी है और ब्रेन एक्टिव हो गया है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज हैं वो आपके जीवन में आते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग उस समय का ठीक उपयोग नहीं कर पाते। Those who learn to utilize that timing, they come to some great conclusions, they come to some great ideas. तो हम लोग ये प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, और साइलेंस और कम्युनिकेशन को हम और आगे के सत्रों में भी दूसरी चीजों के साथ में कैसे उनको रिलेट करना है। मैंने कुछ चीजें आज आपको बतलाई हैं। एडिसन की माताजी का जो कम्युनिकेट करने का तरीका था, बहुत ज्यादा हमारे लिए वो इंस्पायरिंग है कि हम अपने डे टू डे में बच्चों के साथ में हम जो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, शब्दों का हम कैसा चयन करते हैं, किस टेम्पो में, किस स्पीड पे, या किस तरीके के भाव भंगिमा के साथ में हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। कीपिंग अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस कैन मेक अदर्स डे, है ना? समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। तो हमको यही चीजें हैं जो हमें सीख करके अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होता है, और चीजों को हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इस चीज को हम और आगे डिस्कस करते रहेंगे, और जितना अधिक से अधिक हम ले सकेंगे इसके बारे में हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे। आज के सत्र को समय बहुत अधिक हो गया है, तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और अगले सत्र के लिए हम फिर से तैयार हों। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही एनलाइटनिंग थॉट्स आपने दिए। आई थिंक उसको असिमुलेट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा एब्जॉर्ब करके, एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग्स। बट थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट। थैंक यू जी पंडित जी, आप अपना भी ध्यान रखिए। आज आपने वैक्सीनेशन लिया है, टेक केयर। हाँ जी, थैंक यू। जरूर, ठीक है। चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत